मैं हूं गौनिका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए राम मंदिर वोट का नहीं, दिल का मामला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अयोध्या चुनाव का नहीं, आस्था का मामला है। प्रधानमंत्री मोदी के लिए रामलला का घर सीट का नहीं, भक्ति का मामला है। जो लोग राम मंदिर को चुनाव से जोड़ते हैं, जो लोग राम मंदिर के नाम पर सियासी चैप्टर खोलते हैं, वो आज भी नरेंद्र मोदी को नहीं समझ पाए हैं। नरेंद्र मोदी के लिए राहुल गांधी कहते हैं ना कि धर्म किसी के लिए पर्सनल मामला नहीं होना चाहिए। राम मंदिर के इनॉग्रेशन को मोदी का निजी कार्यक्रम नहीं बनाना चाहिए। तो राहुल गांधी को समझ लेना चाहिए कि हाँ, मोदी के लिए राम मंदिर पर्सनल मामला है। मोदी के लिए राम का काम उनकी निजी महत्वाकांक्षा है। और ये कैसे, आइए हम आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। करोड़ों सनातनियों में कैसे जगी प्रभु श्री राम के मंदिर की आस? इसके पीछे है नरेंद्र मोदी का कौन सा भगीरथ प्रयास? प्रधानमंत्री की 50 साल की राम आराधना तब जाकर कैसे पूरी हुई रामलला के भव्य मंदिर की साधना? भगवान राम का भव्य मंदिर और नई अयोध्या नगरी नींव से निर्माण तक मोदी कैसे डटे रहे राम के काम पर? विरोधियों को जिस राम मंदिर में 2024 दिखा, मोदी को उस राम मंदिर में वोट नहीं दिखता। अगर मोदी को राम मंदिर में सिर्फ वोट दिखता तो इस विजन डॉक्यूमेंट पर 2024 लिखा होता, 2051 नहीं। मोदी ने 2021 में जैसी अयोध्या कागज पर देखी, वो अयोध्या अब ऐसी दिखती है, भव्य दिखती है, बहुत सुंदर दिखती है। 2024 की अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट कैसा होगा? 3 साल पहले मोदी ने इसकी परिकल्पना कर ली थी। मोदी के सामने ये उसकी पहली तस्वीर है। तब मोदी कागजों पर रनवे का खाका रेडी करवा रहे थे। अब अयोध्या धाम के एयरपोर्ट पर विमानों का टेक ऑफ और लैंडिंग हो रही है। अयोध्या बदल गई है। भविष्य की अयोध्या कैसी होगी, कैसी दिखेगी, इन सब का खाका मोदी ने ही तैयार किया। दिल्ली में बैठकर अयोध्या जा जाकर मोदी ने कब क्या क्या किया, कैसे रामलला को उनका अपना घर दिया? जवाब सिंपल है। अयोध्या का नक्शा बदलने के लिए मोदी ने खुद अपने हाथों में धनुष और बाण पकड़ लिया। असंभव कुछ भी नहीं, मोदी ने इसे चरितार्थ भी किया। अक्टूबर 2022 की यह तस्वीर याद कीजिए। उस वक्त प्रधानमंत्री ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र साइट पर जाकर न सिर्फ मंदिर के काम को अपनी आंखों से देखा, बल्कि रामलला के दर्शन के साथ साथ गर्भगृह की परिक्रमा भी की। और आज वही गर्भगृह रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूरी तरह तैयार हो चुका है। रामलला की मूर्ति का परिसर में प्रवेश भी हो चुका है। राम के काम में मोदी की निजी अंतर्दृष्टि यानी पर्सनल इनसाइट्स हैं। इसमें मोदी के आइडियाज यानी विचार हैं और इसमें मोदी की मॉनिटरिंग यानी निगरानी है। इन 3 फैक्टर्स से ही अयोध्या का कायाकल्प हुआ है। राम मंदिर मोदी के लिए पर्सनल है। अयोध्या का कायाकल्प मोदी का निजी कमिटमेंट है। विरोधी कहते हैं मोदी ने 24 सोचकर राम का मंदिर बनवाया। हां, मोदी ने 24 सोचा, चुनाव को लेकर नहीं, राम के काम को लेकर। 24 से ज्यादा बार मीटिंग्स की, हर बार पूछा अयोध्या में काम कैसे हो रहा है, कितनी रफ्तार से चल रहा है। 4 साल में 2 दर्जन से ज्यादा मीटिंग्स, योगी के साथ बैठकर कई घंटे की ब्रीफिंग्स। प्रभु श्री राम का मंदिर आज जिस भव्य रूप में देश के सामने है, उसके पीछे नरेंद्र मोदी की ऐसी अनगिनत रातें हैं। जब वो राम का काम ही करते रहे, रामलला के घर को ही आकार देने की योजना बनाते रहे, अयोध्या को संवारने के मिशन पर डटे रहे, लगे रहे। और इसकी शुरुआत तो उसी वक्त हो गई थी जब राम जन्मभूमि पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया। और उस वक्त संसद में खड़े होकर मोदी ने यह कहा, ये विषय करोड़ों देशवासियों की तरह ही मेरे हृदय के भी करीब है और इस पर बात करना मैं अपना बहुत बड़ा सौभाग्य समझता हूं। ये विषय श्री राम जन्मभूमि से जुड़ा हुआ है। ये विषय है अयोध्या में श्री राम जन्मस्थली पर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण से जुड़ा हुआ है। भारत की प्राणवायु में
भारत के आदर्शों में, भारत की मर्यादाओं में भगवान श्री राम की महत्ता और अयोध्या की ऐतिहासिकता से, अयोध्या धाम की पवित्रता से हम सभी भली भांति परिचित हैं। आइए इस ऐतिहासिक क्षण में हम सभी सदस्य मिलकर अयोध्या में श्री राम धाम के जीर्णोद्धार के लिए, भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए एक स्वर में अपना समर्थन दें। संसद में दिए इस बयान के बाद प्रधानमंत्री ने अपना मिशन लॉन्च कर दिया। राम के काम में खुद को झोंक दिया और इसके लिए मोदी ने प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाई। अयोध्या को दुनिया के नक्शे पर स्थापित करने के लिए मोदी ने 2 दर्जन मीटिंग्स की। इन मीटिंग्स में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य, पीएमओ के अधिकारी, टॉप ऑफिशियल्स, यूपी सरकार के मंत्री सब शामिल रहे। इसके अलावा मोदी ने अलग अलग मौकों पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ भी मीटिंग की। अयोध्या का नक्शा बदलने वाली पूरी योजना तैयार की और जब योजना पर अमल शुरू हुआ, काम तेजी से बढ़ा तो देश और दुनिया को भव्य अयोध्या, दिव्य अयोध्या और नए भारत की नई अयोध्या की पहली झांकी मिली। यह कार्य सचमुच कठिन था, वैसे ही कठिन था जैसे त्रेता युग में राम सेतु का निर्माण एक कठिन कार्य रहा होगा। लेकिन प्रभु ने तो अपने सब कुछ पहले से रची हुई लीला है, उसमें आशीर्वाद प्रभु का है, कृपा प्रभु की है। बाकी उस अभियान के हिस्से हैं। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य असंभव सा था अगर मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती। अगर सरकार है तो उस लोक आस्था का सम्मान करते हुए, लोकतंत्र की सबसे बड़ी कसौटी हमारी क्या है कि हम लोक आस्था का भी सम्मान करें और जन विश्वास पर भी खरा उतरे। और केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार ने अपने दायित्वों का निर्वहन किया। उनका जो मार्गदर्शन था उसके अनुरूप राज्य सरकार ने अपने दायित्वों का निर्वहन किया और आज परिणाम हम सबके सामने है कि भगवान राम का भव्य मंदिर, नागर शैली का 3 मंजिला मंदिर बन रहा है, जिसमें ग्राउंड फ्लोर पर भगवान राम लला की भव्य मूर्ति विराजमान होने जा रही है 22 जनवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से। तो ये अयोध्या नई अयोध्या के रूप में स्थापित हुई है। बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ कार्य आगे होने जा रहा है। आज से 10 वर्ष पहले या 5 वर्ष पहले ये कल्पना थी कि अयोध्या के अंदर 4 लेन की सड़कें होंगी। इससे पहले ये कल्पना थी कि अयोध्या में रेलवे की डबल लाइन से जुड़ेगा। इससे पहले लोग कल्पना भी नहीं करते थे कि अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। सरयू नदी में क्रूज सेवा प्रारंभ होगी। लेकिन आज ये सब वास्तविक हकीकत है। जो व्यक्ति 5 वर्ष के बाद अयोध्या जाएगा वो अयोध्या को पहचान नहीं पाएगा। अच्छा, जर्जर भवन सब गायब है। अब अच्छे खासे एक जैसी फसाड में, एक जैसी डिजाइन के साथ अयोध्या के अंदर सड़कें बन चुकी हैं, भवन बन चुके हैं, मल्टी लेवल पार्किंग बन चुके हैं। 821 एकड़ लैंड में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन चुका है। आज भी इस कार्यक्रम के आने के ठीक पहले हम लोगों ने अयोध्या से कोलकाता के लिए और बेंगलुरु के लिए वायु सेवा प्रारंभ की। यानी अब तक अयोध्या से दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद के बाद कोलकाता और बेंगलुरु 5 सिटी को जोड़ा जा चुका है और ये निरंतर बढ़ता जा रहा है। अब देखना अयोध्या बदल जाएगी।
दुनिया की सोलर सिटी के रूप में अयोध्या स्थापित हो रही है। अयोध्या नए भारत की नई अयोध्या होगी, जो दुनिया की सबसे खूबसूरत और सबसे सुंदर नगरी के रूप में स्थापित। मोदी को इसी अयोध्या की नींव भी रखनी थी। प्रभु श्री राम का मंदिर कितना अद्भुत हो, इसका ख्याल भी रखना था। मोदी ने इसे भी बखूबी इंप्लीमेंट किया। मंदिर निर्माण की शुरुआत में ही मोदी ने इंस्टीट्यूशन बेस्ड अप्रोच यानी एक संस्थागत आधारित दृष्टिकोण अपनाया और मंदिर के विकास के लिए एक न्यास के गठन का सुझाव देकर प्रक्रिया सुनिश्चित की। मंदिर निर्माण में कोई बाधा न आए, इसके लिए मोदी ने नृपेंद्र मिश्रा को मंदिर निर्माण समिति में डिप्यूट किया। तो निर्माण की जो कार्रवाई थी उसके लिए उन्होंने एक व्यवस्था रखी कि एक निर्माण समिति बनाई जाए। उस निर्माण समिति का अध्यक्ष हो, उसकी सहायता के लिए एक कमेटी हो जिसको कंस्ट्रक्शन कमेटी कही जाएगी, और वह निर्माण समिति का अध्यक्ष ट्रस्ट का पदेन सदस्य होगा। तो मेरा जन्म उस निर्णय से हुआ। मंदिर निर्माण तेज गति से आगे बढ़े, कहीं कोई रुकावट न आए, इसके लिए मोदी ने सारे इंतजाम किए। मगर एक दिक्कत उस स्पॉट को लेकर थी जहां भव्य राम मंदिर खड़ा होना था, क्योंकि उस स्थान पर भारी मात्रा में सैंड यानी रेत थी। मोदी चाहते थे कि मंदिर ऐसा बने कि हजारों साल तक उसे कोई नुकसान न पहुंचे। प्रधानमंत्री की गाइडेंस मिलने के बाद इस दिशा में काम शुरू हुआ। मंदिर की नींव मजबूत कैसे हो, इसके लिए एक कॉन्क्रीट प्लान बना। मंदिर तो ऐसा बनना चाहिए जो 500,000 वर्ष के लिए होगा और हर दृष्टि से उसकी तुलना भी होगी। अगर आपने प्रश्न यह किया होता कि सबसे चैलेंजिंग निर्णय क्या था जी आपका निर्माण में, तो वह भी यही था, नींव का निर्माण कैसे हो। निर्माण के लिए सबसे पहले सॉइल का टेस्ट होगा। सॉइल टेस्ट में ये आया कि किसी सैकड़ों वर्ष पहले यहाँ से सरयू नदी नीचे से गुजरती थी। तो उस कारण से ये समझा गया कि जो सॉइल है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो इस तरीके से ग्रिड करके वो मजबूती नहीं ले पाती है। अंत में ट्रस्ट ने यह निर्देश दिया कि हम पाइल फाउंडेशन नहीं करेंगे और हम यहाँ पर खुदाई करेंगे। हम देखेंगे कि वर्षा ऋतु आती है तो हम कैसे बचाएंगे, हम चुनौतियाँ झेलेंगे, लेकिन हम इसकी जो एक मजबूती है, जो हमारी एक एस्पिरेशन है कि 1000 ईयर का टेम्पल बनेगा, उससे समझौता नहीं करेंगे। जिस स्थान पर मंदिर का निर्माण होना था वहां से रेत हटाई गई। एक विशेष कंपाउंड तैयार किया गया जिसमें सीमेंट नहीं बल्कि वो पत्थर की धूल और अन्य सामग्रियों से बना है। इस परिसर का 1 फुट हिस्सा वहां बिछाया गया जहां से रेत हटाई गई थी। ऐसी 1 फुट की मात्रा की 45 परतें बिछाई गईं और एक मजबूत नींव तैयार की गई। फिर इसके ऊपर ग्रेनाइट पत्थर का चबूतरा बिछाया गया। आपको मालूम है कि अयोध्या में जहाँ पर ये मंदिर बन रहा है ये सैंडी एरिया है और ये बिल्कुल नदी के करीब है। कभी किसी ज़माने में कहते हैं कि नदी जहाँ अभी मंदिर बन रहा है उसी जगह से नदी बहती थी। कुछ सालों पहले, कई सालों पहले जो है नदी दूसरे कोर्स पे जाने लगी। तो ऐसे में उस पूरे फाउंडेशन को ऐसा बनाएं कि हजारों साल के लिए मंदिर चल सके, तो उसके लिए जो मेरी जानकारी है, मैं खुद इंजीनियर हूँ, आप लोहे का इस्तेमाल तो कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि लोहे की लाइफ 100 साल से ज़्यादा नहीं होती है। कंक्रीट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं क्योंकि सीमेंट की लाइफ भी बहुत होगा तो 200-250 साल तक हो सकती है। इट इज़ ओनली स्टोन, वो भी क्वार्ट्स, जो वो ग्रेनाइट है, वो उसकी लाइफ ऐसी है जो हजारों साल के लिए होती है। तो ये जो टेक्निकल इनपुट्स थे, इन सब पर जब निर्णय हुए तो उनका ही मार्गदर्शन था कि इस कार्य को आगे बढ़ाया जाए। उनका मार्गदर्शन था कि देश के हर लीडिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो, चाहे वो IIT मद्रास हो, चाहे रुड़की के इंस्टीट्यूशंस हो, IIT दिल्ली हो, इनके सबके जो पुराने बहुत जानकार एक्सपर्ट्स उनको जोड़ा जाए और इसी आधार पर, इसी मार्गदर्शन पर फाउंडेशन बना। और जैसे जैसे फाउंडेशन बनता गया और फिर फर्स्ट फ्लोर की व्यवस्था होने लगी तो उसकी भव्यता और आ गई। चूंकि भगवान श्री राम सूर्यवंशी हैं, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी सुझाव दिया था कि रामनवमी पर देवता के माथे को सूर्य की किरणों से ही तिलक किया जाना चाहिए। राम मंदिर के निर्माण में
मोदी की इस खास अपील का भी ध्यान रखा गया है और इसके लिए एक ऐसा उपकरण तैयार किया गया है जो मंदिर के शिखर पर होगा और इससे हर साल रामनवमी के दिन सूर्य की किरणें भगवान राम के माथे पर कुछ देर के लिए पड़ेंगी। इंजीनियरिंग का यह चमत्कार सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है और चैत्र रामनवमी पर दिखाई भी देगा। एक और बड़ी आवश्यकता थी, वो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने एक टेक्नोलॉजी और साइंस को इस मंदिर से जोड़ा। वो इसलिए कि उन्होंने कहा कि रामनवमी में अगर सूर्य की किरण भगवान के माथे पर पड़े तो एक उसका अपना महत्व होगा, एक भगवान के जीवन एक प्रकार से हम परिचित करा सकेंगे कि भगवान जन्मे हैं। जब सूर्य की स्थिति का अध्ययन किया गया रामनवमी में, क्योंकि सूर्य की तो अपनी एक स्थिति होती है, रोटेशन परिक्रमा है उनकी भी, परिक्रमा है, तो वह यह देखा गया कि सूर्य की किरणें इंटर सीधे ईस्ट से नहीं आ रही, इसकी पोजीशन ऐसी है पूरा कि वो पश्चिम उत्तर इधर दक्षिण से नहीं आ रही, वो लगभग यहाँ पर वो हिट कर रही है नॉर्दर्न साइड पे। तो उत्तर की यह तरफ से। हुआ कि भाई सूर्य की किरण तो यहाँ तक आ गई, वो शिखर पे आ गई 12 बजे दिन में, अब यहाँ से हम कैसे यहाँ भगवान के माथे पे करें। तो किरण आने के बाद पेनिट्रेट यहाँ करेगी और उसके बाद हम रिफ्लेक्ट कराएंगे। तो यहाँ कोई विंडो होगी? जी 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 एक विंडो होगी, विंडो से एपर्चर होगा। हाँ। एपर्चर से किरण आएगी, वहीं पर वो एक तरीके से कंप्यूटराइज्ड सिस्टम होगा जो बेंगलोर में डेवलप हो रहा है, और वह सूर्य की किरण आ करके वहाँ से रिफ्लेक्ट हो करके भगवान के माथे पे आएगी। मोदी ने राम मंदिर के बारे में, अयोध्या के बारे में 5 साल नहीं सोचा, 1000 साल से आगे का सोचा। एम एक ही था, ऐसा भव्य मंदिर बने जो 1000 साल तक टिके। मकसद एक ही था, अयोध्या का ऐसा रूप दिखे कि जब भी कोई टूरिस्ट आए तो वापस जाकर यही कहे कि हर कोई अयोध्या धाम जरूर पहुंचे। जब हिंदू अपने आराध्य के घर पहुंचे तो गर्व से कहें कि हम हिंदू हैं। मोदी ने इसकी कल्पना भी की और इसे साकार भी किया। राम मंदिर की एक दिलचस्प विशेषता सप्त मंडपम भी है। इसका आइडिया भी मोदी ने ही दिया। इस मंडप में मां शबरी, अहिल्या, वाल्मीकि, निषादराज और अगस्त्य के स्थान होंगे, जिससे समाज में सामाजिक समावेश और एकता की भावना को बढ़ावा मिले। सप्त मंडपम जैसा आपने कहा है, मां शबरी, अहिल्या, निषादराज, वाल्मीकि, अगस्त्य, इन सबके मंडप बने, लोग जाकर के स्वाभाविक रूप से दर्शन करें। ये समाज राम जन्मभूमि आकर के अपने को देश के विचार के साथ जुड़ा हुआ राम मंदिर के साथ अनुभव करे, ये कहीं न कहीं से उनके द्वारा आए हुई सलाह और ट्रस्ट के विचार में से ही प्रकट हो रहा है। अयोध्या में राम के इस पवित्र जन्म स्थान पर आने वाला दर्शनार्थी, प्रभु का भक्त, इनका दर्शन करने के बाद पूरे देश के लालित्यपूर्ण मंदिर की शैली और उसकी वैशिष्ट से जुड़ सके, इसलिए इस प्रकार की सोच रख करके उसको मूर्त रूप देने का की सोच माननीय मोदी जी की है, वास्तव में बड़ी स्वागत योग्य है, वंदन योग्य है। साथ ही साथ अयोध्या आए हुए व्यक्ति को अयोध्या में ही पूरा भारत दिखाई पड़े, ये चिंतन भी इसके पीछे कहीं न कहीं निहित है। प्रधानमंत्री अयोध्या को एक आध्यात्मिक केंद्र होने के साथ साथ एक ग्लोबल स्टैंडर्ड का टूरिस्ट हब और एक स्मार्ट सिटी के तौर पर देखना चाहते हैं, यानी एक ऐसी अयोध्या जिसमें धर्म भी हो और डेवलपमेंट भी हो। इसी को ध्यान में रखते हुए
जब मोदी ने कोरोना काल में अयोध्या डेवलपमेंट प्लान को रिव्यू किया तो उस मीटिंग में मोदी का टॉप एजेंडा अयोध्या का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन ही था और इस ट्रांसफॉर्मेशन के केंद्र में था अयोध्या में एक वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन। मोदी ने जो प्लान 2021 में कागज पर उतारा था, 2024 शुरू होने से पहले 23 के अंतिम हफ्ते में उसे जमीन पर उतार डाला और यह सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं था। राम भक्तों के लिए ठहरने का इंतजाम, आश्रम, मठ, होटल्स, भवन का निर्माण, यात्रियों की मदद करने वाला सेंटर, विश्व स्तर का म्यूजियम, सरयू नदी और उसके घाटों का कायाकल्प, मोदी ने सबका जिम्मा खुद उठाया। प्रधानमंत्री ने दिन रात 24 घंटे प्रभु श्री राम के लिए, प्रभु राम की अयोध्या नगरी के लिए खुद को खपाया। तब जाकर अयोध्या का इतना दिव्य, इतना भव्य रूप निखर कर देश के सामने आया। मोदी ने अपने लेवल पर राम मंदिर की और अयोध्या की मॉनिटरिंग ऐसे की जैसे ये उनके घर का मंदिर हो। मोदी ने सोचा कि ऐसी अयोध्या बनानी है जिसमें साल के 365 दिन दीपावली जैसा दृश्य दिखे, दुनिया भी उसे अपनी आंखों से देखकर अभिभूत हो उठे। इसीलिए 2018 में अयोध्या में दीपोत्सव के दौरान मोदी ने अयोध्या और कोरिया के बीच ऐतिहासिक संबंध पर जोर दिया, क्योंकि अयोध्या की राजकुमारी की शादी कोरिया से हुई थी। मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अयोध्या और भगवान राम की प्रासंगिकता को प्रदर्शित करने के लिए अपने विचार रखे और मोदी के मार्गदर्शन के बाद ही कोरिया की प्रथम महिला को अयोध्या में आमंत्रित किया। इसका सीधा अर्थ परंपरा से जिस प्रकार की एक प्रणाली इस देश की संस्कृति में चलती आई है, उसी प्रणाली की स्थापना करने में वे स्वयं दत्तचित्त है। उनका सत्ता में आना, उनका सत्ता में आकर के और संपूर्ण विश्व समुदाय को अपने पक्ष में करने के लिए इतना प्रयास करना, प्रवास करना, यह भी अपने आप में, जब तक हमारी सरकार प्रबल नहीं होगी, समर्थ नहीं होगी, तब तक समस्याएं सुलझेगी नहीं, क्योंकि समस्याएं शक्ति से सुलझती है। वे शक्ति के उपासक हैं और इसलिए उन्होंने इन समस्याओं को जहां जहां से पोषण मिलना संभव था, उन बाहर के देशों को पहले अपने लिए अनुकूल कर लिया। उन्होंने जो ग्राउंड तैयार कर लिया, उसका परिणाम ये हो गया कि उसके पश्चात भारत में उनके द्वारा किए जाने वाले एक एक कार्य के लिए कहीं पर भी विरोध के स्वर महत्वपूर्ण स्थानों से नहीं आए। मोदी से नफरत करने वाला इकोसिस्टम तो ये तक कहता है कि मोदी ही क्यों, मोदी की जगह कोई और होता तो वो भी अयोध्या का नक्शा बदल देता। लेकिन सच तो यह है कि कोई और ये काम कर ही नहीं पाता और मोदी ने भी सिर्फ 5 साल में राम का काम पूरा नहीं किया है। मोदी ने तो खुद को इस काम के लिए दशकों तक खपाया है। प्रभु राम के चरणों में बैठकर प्रधानमंत्री ने कड़ी तपस्या की है। उदाहरण के तौर पर सितंबर 1990 की ये फुटेज देखिए। तब सोमनाथ से अयोध्या रथ यात्रा की बागडोर मोदी ने ही संभाली थी। वो तब गुजरात में महासचिव हुआ करते थे। उस दौरान मोदी ने 600 गांव का दौरा किया, नवरात्र का व्रत रखा, 18 घंटे काम किया, देर रात तक जनसभाएं की और तब जाकर 2024 में मोदी का सपना साकार हो रहा है। तो राम जन्मभूमि का आंदोलन सफल हो, इसकी गारंटी गुजरात में नरेंद्र भाई मोदी थे। जब राम जन्मभूमि का आंदोलन प्रारंभ हुआ, तब मेरी पहली सभा जो है वो भरूच में हुई थी और वो रामशिला को लेकर हुई थी। तो जो रामशिला थी, उस समय तो कांग्रेस की सरकार थी, बड़ी प्रतिकूलताएं थी। तो नरेंद्र भाई मोदी जो है, उनको उनकी जो प्रज्ञा है, उनके पास जो योजक सामर्थ्य है कि किस चीज को, कि पूरे हिंदू समाज को, ये बात तो निश्चित हो गई थी कि बहुत सारे, कुछ लोग ऐसे थे जो बाबर के पक्ष में थे, पर बहुत सारा समाज तो राम के पक्ष में है। तो जो राम के पक्षधर हैं, उनको एकजुट समाहित करके और अपने स्वयं की प्रतिष्ठा कैसे करनी है और श्रद्धा और आस्था के वातावरण को गांव-गांव में कैसे बनाना है, इसकी योजना आदरणीय नरेंद्र भाई ने बनाई। भरूच में रामशिला पूजन की पहली सभा हुई, जिसमें आदरणीय नरेंद्र भाई का भाषण हुआ और फिर मेरा भाषण और उनका भाषण, ये बहुत बड़ी संख्या में इसकी रिकॉर्डिंग करके ये पूरे गुजरात के अंदर
एक वातावरण बनाया गया था। और आपको मालूम है कि उस समय मुलायम सिंह का इतना बड़ा दमन चक्र चल रहा था। अयोध्या सब कैसे आएंगे इसकी तो कल्पना करना भी मुश्किल था, लेकिन ये संदेश पूरे गुजरात में कैसे जाए उसके लिए नरेंद्र भाई ने जो योजना बनाई वो बड़ी कमाल की थी, क्योंकि साधन तो उस समय नहीं होते थे। तो उन्होंने कहा कि अहमदाबाद से जिस दिशा में जो ट्रेन जाएगी, वो चाहे जो है वो जामनगर जाए या सूरत जाए या कहीं भी जाए, तो सारे कार्यकर्ता उस ट्रेन में जो है अलग अलग दिशाओं की गाड़ियों में सवार हो जाएंगे और वहाँ जितने भी यात्री हैं या जहाँ वो ट्रेन पहुँचेगी वहाँ तक ये रामशिला का संदेश देना है और राम जन्मभूमि के आंदोलन का संदेश देना है। तो मैंने देखा कि नरेंद्र भाई जो सब लोग जहाँ से सोचना बंद करते हैं वहाँ से उनकी सोच प्रारंभ होती है, और कोई भी नूतन विचार, ऐसा नूतन विचार जो किसी ने सुना नहीं होता, किसी ने उसके बारे में विचार नहीं किया होता, तो ये भगवान ने, भगवती सरस्वती ने उनको ये आशीर्वाद दे रखा है, क्योंकि योजना बनाना और योजना को सिद्ध करना, उसको सफलतम स्तर पर लेके जाना। 34 साल पहले मोदी ने कहा था राम मंदिर का निर्माण उनके लिए राम का काम है, न कि राजकाज। आज मोदी अपनी कही बात को चरितार्थ कर रहे हैं। मोदी ने खुद का ख्याल नहीं रखा, सोते जागते उठते बैठते बस राम के बारे में ही सोचा। मोदी बतौर वॉलंटियर राम के काम से जुड़े, वो संतों के बीच भी पहुंचे। मोदी को जब ये भी नहीं पता था कि वो कभी देश के पीएम बनेंगे, तब भी मोदी को पता था कि राम मंदिर तो बनकर रहेगा। 90 के दशक की ये तस्वीर गौर से देखिए। इसका भी इतिहास है। जब मोदी ने अयोध्या में रामलला के दर्शन किए थे और उस वक्त मोदी ने प्रण लेकर खुद कहा था कि अब मैं अयोध्या तभी वापस जाऊंगा जब राम मंदिर का निर्माण शुरू होगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी राम भक्त के रूप में 14 जनवरी 1992 को रामलला के दरबार में आए थे। उस समय रामलला का प्राकट उत्सव चल रहा था और एकता यात्रा भी वो लेके निकले हुए थे, क्योंकि एकता यात्रा उस बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी के साथ ही वो आए थे। तो मेरी मुलाकात वहीं रामलला के दरबार में हो गई थी, क्योंकि उस समय कोई बड़ा नाम नहीं था। तो इस वजह से मुरली मनोहर जोशी जी से ही हमने पूछ लिया था कि आपके साथ जो आए हुए हैं इनका क्या नाम है। तो उन्होंने मेरा परिचय कराया था कि इनका नाम नरेंद्र मोदी है, गुजरात के नेता हैं, क्योंकि काफ़ी जो है मतलब वीआईपी मूवमेंट में वो डॉक्टर मुरली मनोहर जी के साथ दिख रहे थे। उसके बाद जब वो रामलला के दरबार में गए, रामलला जी का जो है पूजा अर्चना किया, तो मैं उनके पीछे ही लगा रहा। तो बहुत देर तक मैंने देखा मोदी जी जो है रामलला का पूजन करने के बाद, दर्शन करने के बाद वहाँ खड़ा होकर कुछ जैसे लगा कोई बातचीत कर रहे हों। तो मुझसे रहा नहीं गया, मैंने पूछ लिया कि मतलब आप कोई संकल्प ले रहे हैं, कोई वार्ता हो रही है। तब उन्होंने कहा ये मैं आपको नहीं बताऊंगा। तो हमने फिर दोबारा प्रश्न किया उनसे कि आप दोबारा रामलला दर्शन करने कब आएंगे। तब उन्होंने मुझे जवाब दिया था कि जब राम मंदिर का निर्माण होगा तब आऊँगा। तो मुझे बेहद खुशी हुई कि देश को ऐसा राम भक्त प्रधानमंत्री मिला जो है 29 वर्ष पहले आया था और वो केवल राम भक्त के रूप में, केवल दर्शनार्थी के रूप में, और वो अपने संकल्प को जो है बखूबी याद रखे। 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर का आधारशिला रखे तो लोगों को विश्वास हो गया कि उन्होंने संकल्प लिया था, इसी वजह से नहीं आए। तो ये फ़ोटो मेरे उसी का प्रमाण है। अब राम भक्त प्रधानमंत्री के रूप में जो है 22 जनवरी को आ रहे हैं, तो उन्हीं के कर कमलों के द्वारा उद्घाटन होगा। तो देश को ये बहुत बड़ी राम भक्तों के लिए खुशखबरी है कि देश को राम भक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मिले हैं, जिस पे हम सभी लोग गर्व करते हैं। करीब 3 दशक के बाद जब मोदी वापस अयोध्या लौटे तो प्रधानमंत्री के तौर पर आए। उन्होंने ही राम मंदिर की नींव का पत्थर रखा और अब वही राम भक्त मोदी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कराने जा रहे हैं। अयोध्या को उसका वैभवशाली इतिहास लौटाने जा रहे हैं।